नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा कर औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। भ्रमण के क्रम में मुख्यमंत्री ने न्यू जील सीजनल वेयर प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण कर वहां तैयार किए जा रहे विभिन्न प्रकार के वस्त्रों एवं कार्यरत कर्मियों की संख्या आदि के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टेलरिंग के काम में लगे कर्मियों से बातचीत कर औद्योगिक इकाई द्वारा दी जा रही सुविधाओं आदि के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में बनाए जा रहे विभिन्न प्रकार के जूतों से संबंधित बाजार, कच्चे माल आदि के संबंध में प्रबंध से विस्तृत जानकारी ली। हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि यहां मुख्य रूप से बिस्किट और कुकीज का निर्माण होता है, जो पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी भेजे जाते हैं। ये कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हिस्सा है, जो बिस्किट, ब्रेड और डेयरी उत्पादों के निर्माण के लिए जानी जाती है। मुख्यमंत्री ने हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र के इन औद्योगिक इकाइयों में चल रही उत्पादन गतिविधियों, उद्योग विस्तार की संभावनाओं तथा रोजगार सृजन से जुड़े मुद्दों सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास को और अधिक गति देने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन हो सके। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को अपने नए विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कार्यभार संभाला। कार्यभार ग्रहण करते ही उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और स्पष्ट कहा कि राज्य में भूमि से जुड़ी गड़बड़ियों, कब्जेदार गिरोह और माफियागिरी पर अब सरकार की निगाह और भी कड़ी रहने वाली है। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही भूमि माफियाओं के खिलाफ व्यापक कार्यवाही शुरू होगी और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में लंबे समय से जमीन विवाद, अवैध कब्जा, कागजात से छेड़छाड़ और दलालों की दखल गंभीर समस्याएं रही हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं सभी भूमि माफियाओं को चेतावनी देता हूं कि यदि वे किसी भी प्रकार का गलत कार्य कर रहे हैं तो तुरंत छोड़ दें और संभल जाएं। अब उनके खिलाफ सीधी कार्यवाही की जाएगी। सिन्हा ने बताया कि इस विभाग में वह पहले भी करीब 1 महीने तक काम कर चुके हैं। इस विभाग के जरिए उन्हें बिहार सरकार और राज्यवासियों की भूमि की सुरक्षा और विकास का अवसर मिला है। अंचल से लेकर विभागीय स्तर तक पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास होगा। बिहार में 3 विभाग सबसे अधिक चर्चा में रहते हैं, जिसमें बालू से जुड़े बालू माफिया और शराब से जुड़े दारू माफिया शामिल हैं। इन्हीं दोनों के जरिए अवैध कमाई करने वाले लोग आगे चलकर भूमि माफिया बन जाते हैं। अब इन पर भी जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग से संबंधित विषय पर हम लोग बैठे हैं। जनता का बड़ा जनादेश आया है। ये जनादेश डबल इंजन की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए और बिहारियों के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने की जिम्मेवारी दी गई है। और यह जिम्मेवारी बिहार सरकार बखूबी निभाएगी। भ्रष्टाचार के पोषक बनकर भूमाफियाओं को संरक्षित करते हैं, ऐसे चेहरे पर भी हम लोगों की निगाह रहेगी। हर समस्या को पारदर्शिता के साथ समाधान करने का हमारी प्राथमिकता होगी। बिहार में नई सरकार गठन के बाद विभागों में पदभार ग्रहण का दौर जारी है। इसी क्रम में मद्य निषेध विभाग के नए मंत्री विजेंद्र यादव ने आज पटना में अपना पदभार संभाल लिया है। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने मंत्री का स्वागत किया।
पदभार ग्रहण करने के बाद मंत्री विजेंद्र यादव ने शराबबंदी कानून पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह लागू रहेगा और सरकार इसे जारी रखने के पक्ष में है। उन्होंने आगे कहा कि शराबबंदी कानून में जहां जहां गड़बड़ियां या कमियां हैं उसकी समग्र समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उसमें सुधार भी किए जाएंगे ताकि कानून और प्रभावी तरीके से लागू हो सके। मंत्री ने यह भी कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि राज्य में शराबबंदी को मजबूत बनाया जाए और इसके क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों को दूर किया जाए। आज विभाग में हम आए हैं और बहुत दिनों के बाद ये विभाग मेरे जिम्मे था ही पूरी समीक्षा वगैरह करके जितना ज्यादा बेहतर काम हो सकता है उसको करेंगे, बस इतना ही। सर, आपके पास वित्त विभाग भी है, कई सारी जिम्मेदारियां वित्त हैं। विभाग में कुछ नहीं, शराबबंदी रहेगी, उसमें गड़बड़ी जो हो उसको ठीक करेंगे। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी के साथ उन्हें एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ काम करने का मौका मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने पिता नवीन किशोर के सपनों को साकार करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। नितिन नवीन ने बताया कि विभाग में चल रहे कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास मुख्यमंत्री बहुत जल्द करेंगे। इसके अलावा कई बड़े योजनाओं का शिलान्यास भी शीघ्र होने वाला है। उनके अनुसार इससे सड़कों की वर्तमान स्थिति में सुधार होगा और नया बिहार बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। अंत में उन्होंने सभी सहयोगियों का धन्यवाद किया और कहा कि वे सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। 4 घंटे का लक्ष्य रखा था मुख्यमंत्री ने, उसको कब तक पूरा करेंगे? देखिए, मैं वो सारी चीज़ों पर 15 दिन के अंदर आपसे चर्चा करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है प्रगति यात्रा के माध्यम से, मैंने उसी की चर्चा की है कि जो हमारा लक्ष्य 4 घंटे के अंदर का है उसको क्रियान्वयन करना। कई योजनाएं प्रगति यात्रा के होने से, सुलभ संपर्कता पथ की योजनाओं होने से निश्चित रूप से ये काफ़ी दूरियां जो कमेंगी। लेकिन आने वाले समय में जो हम लोग का सपना है कि बिहार में 2027 तक हम 4 घंटे का सफ़र को पूरा करें और साथ ही साथ बिहार के हर गांव से 40 किलोमीटर कोई न कोई 4 लेन सड़क गुजरे, इसकी कल्पना पर हम काम करें। बिहार का सपना के जो बुनियादी ढांचे थे, सड़क, बिजली और पानी, बिहार की सरकार ने उन पर काफ़ी बेहतर काम किया। अब 25 से 30 का जो समय है वो अब इन बुनियादी ढांचाओं के आगे जाकर निवेश और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ अब बिहार विकसित बिहार कैसे बने उसकी कल्पना पर हम लोग काम करेंगे। श्रवण कुमार ने आज पटना में परिवहन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग दोनों का पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो भरोसा उन पर जताया है उसे वह पूरी तरह निभाएंगे और आने वाले 5 साल में दोनों विभागों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मेहनत करेंगे। आज विभागीय अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक करेंगे जिसमें सभी चल रहे प्रोजेक्ट्स और चुनौतियों की समीक्षा की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग में होने वाले विशेष कार्यों की जानकारी वह जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा करेंगे। अभी तक तो जो जिम्मेदारी मिली है उसका ठीक से हमने निर्वहन किया है और इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण विकास और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जवाबदेही दिया है। उनके सपनों को, उनके निर्णय को कभी ठेस पहुंचने नहीं देंगे, पूरी मेरी तरफ से कोशिश है। बिहार के जनता को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि धन्यवाद है, उनके प्रति आभार है। खबर सहरसा के सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने आलू व्यवसायी को लूट के दौरान गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात उस समय हुई जब व्यवसायी अपनी दुकान से घर लौट रहा था। तभी बाइक सवार अपराधियों ने उसे रोका और लूटपाट का विरोध करने पर गोली मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल व्यवसायी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुटी है और अपराधियों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
भागलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर मोड़ के समीप स्थित बजरंगबली मंदिर में असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में आक्रोश फैल गया। मंदिर परिसर में स्थापित मूर्ति पूरी तरह क्षतिग्रस्त पड़ी मिली, जिसके बाद लोगों में हंगामा शुरू कर दिया। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। ग्रामीणों ने आरोपियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग रखी है। गांव के युवा सोनू कुमार ने बताया कि वे सभी सालों से सुबह यहां फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आते हैं, लेकिन आज जब मंदिर के पास पहुंचे तो देखा कि मूर्ति क्षतिग्रस्त पड़ी है। भागलपुर के ईसीपुर थाना क्षेत्र स्थित सीमानपुर मोड़ के पास बारातियों पर हमले और लूटपाट की बड़ी घटना सामने आई है। दूल्हा हनुमान मंदिर में प्रणाम करने पहुंचा। इसी दौरान डीजे पर नाच रही नाबालिग लड़की से गांव के युवक मोहम्मद मौजशम ने छेड़खानी की। विरोध करने पर आरोपियों ने धारदार हथियार से बारातियों पर हमला बोल दिया और महिलाओं के कपड़े खींचने लगे। दूल्हे के पिता राजहंस ठाकुर का आरोप है कि मोहम्मद मौजशम अपने परिवार के लगभग 50 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर गाली गलौज करते हुए बारातियों पर टूट पड़ा था। लोग जान बचाकर भागे तो आरोपियों ने मौके से गाड़ी में रखे जेवरात भी लूट लिए और फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, लेकिन हमलावर भाग चुके थे। पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ की और दूल्हे के पिता द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संताल परगना के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। दुमका एयरपोर्ट पर बने झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री ने किया। एयरपोर्ट कैंपस में बने झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में कमर्शियल पायलट के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए कई ग्लाइडर भी मंगवाए गए हैं। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के बोरवा गांव में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर के दौरान मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बयान सुर्खियों में है। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि यदि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाने कोई अधिकारी गांव में आता है तो उसे गेट के अंदर बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं खुद आकर खोलूंगा। मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि यदि वोटर लिस्ट से किसी व्यक्ति का नाम कट गया तो उसका असर आधार कार्ड और बैंक खाते तक पड़ सकता है। इस दौरान मंच पर जिला निर्वाची पदाधिकारी भी मौजूद थे। मंच से मंत्री द्वारा SIR को लेकर की गई टिप्पणी पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित शरण ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री खुले तौर पर लोगों को निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये पूरा बयान जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त जामताड़ा की उपस्थिति में दिया गया। संवैधानिक अधिकारी की मौजूदगी में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया पर अविश्वास पैदा करने वाला बयान देना बेहद चिंताजनक है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जिले के उपायुक्त महोदय की उपस्थिति में एक बयान देते हैं कि अगर कल SIR झारखंड में लागू होता है और कोई कर्मचारी BLO SIR करने के लिए अगर SIR की पद्धति को पूरी करने के लिए किसी के घर पे आता है, नाम पूछने आता है, तो मंत्री लोगों को भड़का रहे हैं कि वो BLO को बांध के घर में बंद कर दें। ऐसी स्थिति अगर राज्य के मंत्री के द्वारा जिले के उपायुक्त की उपस्थिति में अगर ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को चोट किया जाएगा, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आघात किया जाएगा, तो संविधान को कौन बचाएगा? कल आप मान लीजिए कोई दूसरे काम से भी कोई सरकारी कर्मचारी गांव में जाता है और लोगों के अंदर गलतफहमी के कारण अगर उस कर्मचारी के ऊपर हमला हो जाए, उस कर्मचारी के खिलाफ कुछ लोग कर दें, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या इरफान अंसारी जी इसकी जिम्मेवारी लेंगे? इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी को भी देना चाहिए और जिले के उपायुक्त को भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसे बयानों के समय उनकी उपस्थिति अनिवार्य है।
झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराए जाने पर हो रही देरी के मामले में उच्च न्यायालय में एक अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। जानकारी के अनुसार इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया है और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए कोर्ट से 8 हफ्ते का समय भी मांगा, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। तो वही अब अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 मार्च तय की है। उधर जमशेदपुर में भी हाई कोर्ट की सख्ती के बाद जेएनएससी शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने जा रही है। उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि पहले चरण में ऐसे भवनों में बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे जिनमें स्वीकृत नक्शे से विचलन और कर अवैध हिस्से जोड़े गए हैं। इस संबंध में जेएनएससी ने संबंधित भवन मालिकों को नोटिस जारी किया है। इसी के साथ अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भवन मालिकों को अवैध हिस्से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। साहिबगंज के जीरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के बड़ा पचगढ़ कमरसी में 20-21 नवंबर की रात हुए गुलशन कुमार उर्फ मुंशी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक साहिबगंज ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम का गठन किया। टीम ने मुख्य आरोपी एक किशोर तथा उसके सहयोगी पवन कुमार पासवान को निरुद्ध कर लिया है। वारदात में प्रयुक्त लोहे का देसी कट्टा भी बरामद कर लिया गया है। गुलशन अपने पड़ोसी के यहाँ बहुभोज में शामिल होने गया था। भोज के बाद वह घर के बाहर खड़ा था, तभी उसे गोली मार दी गई। आसपास के लोगों ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी किशोर की पहचान की। घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास पर रवाना हो गए। रवाना होने से पहले उन्होंने कहा, दिल्ली में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज छत्तीसगढ़ राज्य दिवस मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का भव्य पवेलियन यहाँ स्थापित है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, कुछ महीनों का इंतजार है। 31 मार्च 2026 के बाद नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद बस्तर में विकास को पहुंचाना है, पहुंचा भी रहे हैं। कैसे उस क्षेत्र में एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया जा सकता है, पशुपालन को आगे बढ़ाना है, पर्यटन की संभावना है। दिल्ली प्रवास है। दिल्ली में हर साल 14 नवंबर से 27 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन होता है, जिसमें हर प्रदेश भाग लेता है। तो आज छत्तीसगढ़ राज्य दिवस है वहाँ पर, और वहाँ पर छत्तीसगढ़ का पेवेलियन लगा है, जिसमें छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। और वहाँ पर एग्जीबिशंस वगैरह भी छत्तीसगढ़ के लगे हैं, जो यहाँ का कोसा वाला वस्त्र का है और टेराकोटा और मेटल से जो वस्तुएं बनते हैं उस सब का एग्जीबिशन भी है। और कल इन्वेस्टर कनेक्ट का भी आयोजन है। दिल्ली में हिडमा के समर्थन में पोस्टर लहराने और नारेबाजी के मामले में छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आज बयान जारी किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि दिल्ली में बैठकर किसी को बरगलाया नहीं जा सकता है। बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित किया गया है। मांडवी हिडमा के समर्थन में नारा लगाने वाले बस्तर आ जाएं। दिल्ली के इंडिया गेट के सामने कुछ लोगों ने हाथ में पोस्टर लेकर एंटी नेशनल स्लोगन के साथ पोस्टर लहराया है, जिसमें वे कहते दिख रहे हैं, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, लाल सलाम लाल सलाम। जिसने पहली बार 25 साल के बाद टीवी देखा होगा, आप दिल्ली में बैठकर इस तरह की बात करके बरगला नहीं सकते किसी को। आप बस्तर के गांव में कौन सा जनताना सरकार में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क कुछ नहीं था वहां पर। अभी जाकर के कुछ काम शुरू हो रहा है, अभी जाकर के कुछ काम आगे बढ़ रहा है।
इस तरह से सोचना बिना जाने बिना समझे ये उचित नहीं है। और बच्चों के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो कम उम्र के हैं, उचित भाव के साथ समाज और देश के लिए बोलना अच्छी बात है, प्रश्न करना अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन आप उचित चीज़ों को जानें और उसके बाद कहें तो अच्छा है। सुनी सुनाई बातों पर अगर आप कहेंगे तो उचित नहीं है। बस्तर के परचिनपाल ग्राम पंचायत में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी पहल की शुरुआत हो गई है। यहां 30 लाख रुपए की लागत से महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा, जिसका भूमि पूजन बस्तर सांसद महेश कश्यप ने किया। सांसद ने कहा कि ये केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत बनाने वाला कदम है। परचनपाल में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं, जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। सांसद महेश कश्यप ने महतारी सदन को महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का सशक्त मंच बताया। उन्होंने कहा कि यहां महिलाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए सुरक्षित व सुव्यवस्थित स्थान उपलब्ध होगा। सांसद ने बताया कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए पहले चरण में 179 महतारी सदनों को स्वीकृति दे चुके हैं। लक्ष्य है कि हर विकास खंड और आगे चलकर हर ग्राम पंचायत में महतारी सदन स्थापित हो। कार्यक्रम में सरपंच, पंचगण, महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों सहित ग्रामीणों ने इस पहल को ऐतिहासिक कदम बताया है। छुरानगर के शीतला मंदिर प्रांगण में मितानिन दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य विधायक रोहित साहू ने सभी मितानिन बहनों एवं माताओं को मितानिन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक रोहित साहू ने मितानिनों के अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में मितानिनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी मितानिन बहनों के कार्य की प्रशंसा की और उनके प्रयासों को सराहा। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित सभी मितानिनों को विधायक द्वारा श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। मितानिन बहनों ने भी इस सम्मान के लिए धन्यवाद देते हुए आम जनता की सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मितानिन माताएं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कोरिया जिले के सोनहत में नाली निर्माण को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। आदिवासी विभाग द्वारा करीब 3 वर्ष पहले स्वीकृत नाली निर्माण कार्य को ठेकेदार ने ईंट से बनाना शुरू कर दिया था, जबकि ग्रामीणों ने मौके पर ही अधिकारियों को बताया कि नाली ईंट से नहीं बल्कि कंक्रीट से बनाई जाती है। CGPSC 2024 में सब्जी बेचने वाले किसान की बेटी कुमारी चंचल पैकरा ने बाजी मारी है। कुमारी चंचल पैकरा ने ST वर्ग में टॉप किया है। परिणाम घोषित होने के बाद परिवार सहित क्षेत्र में खुशी की लहर फैल गई। रैंक के हिसाब से अब कुमारी चंचल पैकरा को डिप्टी कलेक्टर पद की जिम्मेदारी मिलेगी। अब बात करेंगे मुंबई महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के विवादित बयान का बचाव किया है। सीएम फडणवीस ने कहा कि ये सब चुनाव के दौरान चलता रहता है। चुनाव में ऐसी बातें करते रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। चुनाव के बाद सभी शहरों का विकास करना है। मैं भी कहीं जाऊंगा, मैं भी यही बोलूंगा, मुझे भी चुन कर दो, मैं ज़्यादा पैसे दूंगा। नेरुल क्षेत्र में बिना अनुमति आयोजित किए गए उद्घाटन कार्यक्रम के मामले में नेरुल पुलिस स्टेशन की ओर से नोटिस जारी की जाने की जानकारी मिलते ही अमित ठाकरे स्वयं पुलिस स्टेशन पहुंचे। खास बात ये रही कि छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से नेरुल पुलिस स्टेशन तक वे पैदल चलते हुए पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से नोटिस स्वीकार किया।
महाराष्ट्र के जलगांव में उजागर हुआ फर्जी कॉल सेंटर रैकेट अब एक स्थानीय ठगी ऑपरेशन नहीं रहा, बल्कि इसका नेटवर्क 3 राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन फ्रॉड तक फैला हुआ पाया गया। ये वही मामला है जिसमें शिंदे गुट से जुड़े पूर्व मेयर ललित कोल्हे पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस के अनुसार कॉल सेंटर को कोल्हे के फार्म हाउस से संचालित किया जा रहा था, जहां छापेमारी के दौरान कई लैपटॉप, मोबाइल और डिजिटल उपकरण बरामद हुए थे। नवी मुंबई की एमपीएमसी स्थित श्रीनिधि होटल एंड लॉन्जिंग में चल रहे सेक्स रैकेट का नवी मुंबई पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 पीड़ित महिलाओं को छुड़ाया, साथ ही लॉन्ज में देह व्यापार का व्यवसाय चलाने वाले 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सूचना मिली कि एमपीएमसी के श्रीनिधि होटल एंड लॉन्जिंग में देह व्यापार का व्यवसाय किया जाता है, जिसके बाद पुलिस ने एक नकली ग्राहक को लॉज में भेजा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।